मौर्य काल के बारे में हम लोगों ने अभी उसके राजनैतिक जीवन के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने प्रशासन और सामाजिक जीवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं आर्थिक जीवन के बारे में। और आर्थिक जीवन से संबंधित प्रायः क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम लोग इसको बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान भी है। जब भी इससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर जो है शब्दावलियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग आइए इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मौर्य काल का आर्थिक जीवन को हम सरल तरीके से समझ लें ताकि आप लोग, इसके लिए हम लोगों ने हमने जो है कि इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, सिक्के और व्यापार। तो आप लोगों को बता दें कि कृषि का विकास इस समय काल में खूब हो गया था। क्यों हुआ था आप सभी को ये जानना जरूरी है कि लोहे के उपकरण बहुतायत मिलते हैं। लोहे के उपकरण बहुतायत मिलते हैं जो कृषि कार्य में उपयोग में लाया जाता था। जैसे आप लोग याद रखिएगा, मूठदार कुल्हाड़ियाँ और हंसिये। इसके अलावा जो है फाल। अब ये सारे जब होंगे तो इससे क्या होगा कि गहन जुताई होगी, जंगलों को आसानी से काटा जा सकता है और फसल वगैरह को काटा जा सकता है। तो उत्पादन बढ़ेगा। चूंकि उत्पादन बढ़ेगा तो एक वर्ग ऐसा होगा जो कृषि कार्य से इतर कार्य में लगा रहेगा। कृषि कार्य से इतर कार्य में लगा रहेगा और इससे क्या होगा कि राज्य का आर्थिक विकास बहुआयामी हो जाएगा। आर्थिक विकास जो है इसका स्वरूप बहुआयामी हो जाएगा। अब देखिए, कृषकों की जहाँ तक बात करें, हम लोग अगर कृषि की हम बात करें तो कृषि भूमि को हम दो भागों में, देखिए सरलता पूर्वक समझने के लिए इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक है राजकीय भूमि और दूसरी भूमि होती थी जिसको आप लोग कह सकते हैं निजी भूमि। पहले तो ये समझ लीजिए। और हम लोगों को यह भी समझना है कि इस समय कुछ बंजर भूमि होती थी। इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे कि बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु राज्य की ओर से खूब प्रयत्न किया गया कि बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। अब आप लोग देखिएगा, जो राजकीय भूमि होती थी इसका जो है निगरानी निरीक्षण करता जो अधिकारी होते थे उस सीता अध्यक्ष विभाग के अंतर्गत होते थे। सीता अध्यक्ष, आप लोगों को पहले बताया गया है कि राजकीय भूमि का देखरेख सीता अध्यक्ष, और इससे जो आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। इसको क्लियर याद रखिए रहिएगा, इससे जो आय होता था मौर्य काल में उसको सीता कहा जाता था। और राजकीय भूमि माने जो राज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भूमि होती थी उसे राजकीय भूमि कहा जाता था। और उस पर जो है कि दासों के द्वारा, कर्मकारों के द्वारा और कृषकों के द्वारा कृषि कार्य करवाया जाता था। अगर जो है कृषक इस पर, यानी काश्तकार हम कह सकते हैं एक तरीके से, कृषक अगर इस पर काम करते हैं तो अगर राज्य की ओर से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, राज्य की ओर से यदि बैल, बीज और कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, कृषि उपकरण यदि उपलब्ध कराए जाते थे तो राज्य की ओर से, तो कृषकों को, काश्तकारों को केवल और केवल मिलता कितना था, 1/4 या 1/3 भाग मिलता था। 1/4 या 1/3 भाग मिलता था। यहाँ पर गौर करने की बात है, 1/4 या 1/3। यदि यही बैल, यही बीज, यही कृषि उपकरण किसान जो राजकीय भूमि पर कृषि करता था, अगर वह स्वयं से इनका जो है उपयोग करता था उसमें, खेती में, तो जो है कि उसको 1/2 हिस्सा मिलता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा राजकीय भूमि किसकी निगरानी में होता था, सीता अध्यक्ष के, इस विभाग के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे कि निजी भूमि जो ऐसी होती थी जो किसान
जिसका मालिक होता था, किसान जिसका मालिक होता था, किसान मालिक होता था। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है, इस भूमि पर खेती बाड़ी जो होती थी, उससे जो उपज प्राप्त होता था, उपज का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा राज्य को देना पड़ता था। राज्य 1/6 हिस्सा माने जो निजी भूमि होती थी, जिसका मतलब किसान खुद मालिक होता था, उसका 1/6 भाग राज्य को देना होता था। यदि राज्य की ओर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो यह भाग हो जाता था 1/2 ही केवल बच पाता था निजी किसान को। इस निजी भूमि का जो मालिक होता था किसान, उसको गृहपति कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। अब यहाँ पर और चीज़ें समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर टर्मोलॉजी आपको बहुत स्पष्ट क्लियर जानना होगा। अब उपज 2 रूपों में दिया जाता था, जो राज्य को दिया जाता था हिस्सा, वो 2 रूपों में, या तो मेय या हिरण्य। यहाँ पर देखिएगा, मेय जो होता था, जब अनाज के रूप में दिया जाता था, उसे अनाज के रूप में दिया जाता था राज्य को राजस्व, तो उसे मेय कहा जाता था। और जब नकदी के रूप में दिया जाता था, नकदी के रूप में जब दिया जाता था, उसे हिरण्य कहा जाता था, उसे हिरण्य कहा जाता था। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है समझना और इसको आगे हमेशा के लिए याद रखना। कृषि की बात की जाए तो कृषि मौर्य काल में खूब विकसित हुई। राज्य की ओर से भी खूब किसानों को प्रेरित किया गया। उनको यहाँ तक प्रेरित किया गया कि अगर बंजर भूमि को वो कृषि योग्य बनाते हैं तो राज्य कभी भी उसको अपने अंतर्गत नहीं ले सकती। मतलब किसानों को इसके लिए, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए या कृषि भूमि के विकास के लिए राज्य की ओर से भी प्रोत्साहन खूब दिया गया। चलिए ठीक है, लेकिन कृषि योग्य भूमि को हम 2 भागों में बांटेंगे, राजकीय कृषि भूमि और निजी कृषि भूमि। यहाँ पर दोनों याद रखिएगा, राजकीय कृषि भूमि और निजी कृषि भूमि, दोनों याद रखिएगा। राजकीय कृषि भूमि और निजी कृषि भूमि 2 है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि बंजर भूमि के बारे में समझा हम लोगों ने। इस समय जो खेती होती थी, जो रबी की फसल होती थी, उसे हैमन कहा जाता था। इसको भी याद रखे रहिएगा। मान लीजिए कभी पूछ दिया जाए, रबी फसल को हैमन कहा जाता था, हैमन। और खरीफ फसल को ग्रीष्मीय कहा जाता था, ग्रीष्मीय। और जो जायद फसल होती थी या ग्रैस्मिक कहा जाता था, जायद फसल होती थी उसे केदार कहा जाता था। तो और जो इनका कृषि का वित्तीय वर्ष होता था आषाढ़ में, यानी कि जुलाई में चालू होता था इनका कृषि वर्ष, कृषि वित्तीय वर्ष इनका जुलाई में चालू होता था। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखें। हमारे देश में भी आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से 30 जून के बीच में कृषि का जो लेखा वर्ष होता है वो, और इनका भी जो शुरू होता था जुलाई में कृषि वो चालू होता था। रबी फसल के लिए हैमन शब्द, खरीफ फसल के लिए ग्रैस्मिक या ग्रीष्मीय, और जायद फसल के लिए केदार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा। और उपज, अगर जो निजी कृषि भूमि होती थी जिसका मालिक किसान खुद होता था, तो इसका जो उत्पादन होता था, उत्पादन का एक हिस्सा राज्य को देना होता था। और राज्य को जो देना होता था उसमें आप सभी को याद रखना होगा 1/6 हिस्सा देना होता था। यदि अगर वही चीज़ कृषि माने सिंचाई सुविधा अगर उपलब्ध कराता था राज्य किसानों के लिए, तो किसानों के लिए केवल उसकी उपज का 1/2 ही हिस्सा बचता था, 1/2 हिस्सा राज्य को देना पड़ता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कृषि से संदर्भित ये बातें हैं। अब यहाँ पर एक टर्मोलॉजी और है जिसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, अदेव मात्रका, यहाँ पर याद रखिएगा, ये टर्म्स जरूर याद रखिए। अदेव मात्रका,
ऐसी भूमि, ऐसी कृषि भूमि जो ऐसी कृषि भूमि जिस पर बिना वर्षा की खेती होती थी, बिना वर्षा की खेती होती थी, वर्षा की खेती होती थी, उसे ये कहा जाता था। इसको सभी लोग याद रखें, बिना वर्षा की खेती होती थी उसे अदेव मातृका कहा जाता था। अब फसल की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी फसल ये लोग उगाते थे, तो इसकी भी हम लोग, अच्छा, जो कटाई होती थी वो हाशिए से करते थे। यहाँ पर देखिएगा हाशिया हम लिखे हैं, लोहे से निर्मित उपकरण। इस समय चूंकि आप लोग जानते ही हैं 1000 ईसा पूर्व के लगभग अतरंजी खेड़ा से जब लोहे की खोज हुई, उसके बाद निरंतर जो है कि कृषि से संबंधित उपकरणों का खूब विकास हुआ। और कृषि से संबंधित उपकरणों का जब खूब विकास होगा तो कृषि कार्य भी, उसका भी विकास होगा, उत्पादन बढ़ेगा। एक बड़ी जनसंख्या के लिए जो खाद्यान्न चाहिए, खाद्यान्न की ज़रूरत थी, वह आसानी से उसकी पूर्ति होती थी। तो यहाँ पर हम फसल के बारे में आप सभी को बता दें कि फसल कौन कौन सी होती थी, इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। फसल में आप सभी को बताना है गेहूँ, जौ, चावल, चना, तिल, ईख, मसूर, ये सारी फसलें उस समय ज़्यादातर बोई जाती थी। गेहूँ, जौ, चावल, चना, तिल, ईख, कपास। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए। अब हम लोग आगे पशुओं के संदर्भ में देखेंगे कि पशुपालन भी एक, आप लोग को बताया गया है कि मेगास्थनीज अपने इंडिका में जब यहाँ पर समाज का विभाजन करता है तो उसमें एक वर्ग यह भी शामिल करता है ग्वाला, जो कि जानवरों को पालते थे। यह भी बताया गया है कि ऐसी वृत्ति करते थे। वार्ता शब्द आप लोग को बताया भी गया है कि वार्ता जो कृषि, व्यापार और पशुपालन करते थे उनको वार्ता कहा जाता है, क्योंकि उनकी आजीविका इन्हीं से प्राप्त होती थी। तो आजीविका हेतु वृत्ति शब्द इस्तेमाल होता है। पशुपालन की अगर बात करें तो ये लोग कौन कौन सी पशुओं को पालते थे? गाय बैल, भेड़ बकरी, भैंस, गधे, सूअर, कुत्ता, ऊंट, हाथी, इन जानवरों को ये लोग पालते थे। इन जानवरों को पालते थे, याद रखिए, इन जानवरों को ये लोग पालते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, गधे, सूअर, कुत्ता, ऊंट, हाथी। अब आइए हम लोग देखते हैं उद्योग धंधों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। उद्योग धंधों के बारे में हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। कैसे? इस समय उद्योग धंधों की बात करें तो लोहे के काम करने वाले, यानी कि लोहे का काम करने वाले। दूसरा, कपड़ा उद्योग खूब विकसित था। चमड़े का उद्योग भी खूब विकसित था। लकड़ी का उद्योग खूब विकसित था। आपको बता दें कि जातक कथा यह ऐसा ग्रंथ है जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। जातक कथा में 18 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। अब 18 श्रेणियों में हमको जानना यह है कि श्रेणी किसे कहते थे। जैसे उद्योग धंधे को जब संस्थागत रूप दिया जाता था, उद्योग धंधे को जब संस्थागत रूप दिया, उद्योग धंधे के संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। और व्यवसाय व्यापार संबंधित इनका कोई विवाद होता था तो इसका जो प्रमुख होता था श्रेणी का, उसे महाश्रेष्ठी कहा जाता था। इसको याद रखे रहेगा, महाश्रेष्ठी।
श्रेणी किसको बोला जाता था? यहाँ पर हम लोगों ने 18 श्रेणियों का उल्लेख किया कि जैसे लोहे का काम करने वाले, कपड़ा उद्योग का काम करने वाला, चमड़े उद्योग का, लकड़ी का और मिट्टी का बर्तन भी आप लोग कुछ इसके प्रमाण कम ही मिलते हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन जो है यह भी रहा होगा, क्योंकि इस समय काल में उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड मिलेंगे आपको, मृदभांड मिलेंगे। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। अब देखिएगा, लोहे की बात करें तो हम लोगों ने अभी देखा कि लोहे का खूब जो है कि वो हुआ। और थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखे रहिएगा, धातुकर्मी को भी याद रखे रहिएगा। अब देखिए हम लोग कैसे इसको समझते हैं कि यहाँ पर धातुओं को पिघलाने, गलाने और नया रूप देने का इन लोगों को खूब अच्छी समझ थी। अगर कपड़ा उद्योग की बात करें तो इस समय खूब कपड़ा उद्योग विकसित था। अलग अलग तरह के कपड़े, जैसे आपको बता दें कि दुकुल एक ऐसा कपड़ा होता था, वह चिकना होता था, सफ़ेद होता था, चिकना एवं सफ़ेद। और एक और याद, सफ़ेद के नाम पर एक चीज़ और याद हो गया कि नियारकस और एवं एरियन कहा करते थे कि मौर्य काल के लोग सफ़ेद जूते खूब पहनते थे, खूब प्रयोग में लाते थे, उपयोग में लाते थे। यहाँ पर इसको याद रखे रहिएगा, उपयोग में लाते थे। तो कपड़ा उद्योग के बारे में हम लोगों ने देखा कि चिकना एवं सफ़ेद जो होता था उसे दुकुल कहा जाता था। और जब जो है यही छौम किसको कहा जाता था? रेशमी वस्त्र को छौम कहा जाता था। और चीन की भूमि का जो वस्त्र होता था, चीन की भूमि का जो वस्त्र होता था उसे कौशेय कहा जाता था, या इसको चीनी पट्ट भी कहा जाता था, चीनी पट्ट भी कहा जाता था। पट्ट माने कपड़ा होता ही है, चीनी पट्ट। तो ये सारे, और आपको बता दें कि नेपाल में कंबल का खूब प्रचलन में था। यानी कि अगर देखा जाए तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और कंबल, इन सब का खूब प्रचलन में था। लेकिन कपड़े का उद्योग इस समय बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ था। उस समय के आपको बता दें, मदुरा है, काशी है, पुंड्र मने होता है बंगाल का स्थल है, यहाँ पर मलमल बहुत प्रसिद्ध रहा। और इस तरह से बहुत से ऐसे स्थल है, काशी है, पुंड्र है, बंग है, और जो है अलग अलग मथुरा है, अलग अलग स्थानों से अलग अलग कपड़ों का उद्योग विकसित रूप में रहा। चमड़े का हम लोगों ने जैसे देखा कि चमड़े का उद्योग भी खूब विकसित हुआ। हाथी का दांत, इस समय हाथी के दांत के कुंडल बनाए जाते थे, तमाम विभिन्न जो है कि हाथी के दांतों से निर्मित वस्तुएं बनाई जाती थी। लकड़ी का उद्योग खूब व्यापार होता था। यहाँ पर चूँकि आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि मध्य गंगा घाटी वाले क्षेत्र में, माने पाटलिपुत्र के उत्तर की तरफ देखा जाए, जो मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र का है, वहाँ पर घने जंगल होते थे, तो पर्याप्त मात्रा में लोगों को लकड़ियाँ प्राप्त होती थी। धातुकर्मी में आप लोग को बता दें कि जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन और सीसा, इनका ये विभिन्न आभूषण, उपकरण वगैरह बनाते थे। कौन? धातुकर्मी माने सुनार जिसको आप बोल सकते हैं, वो सोने, चांदी, तांबा आभूषण बनाते थे, तमाम उपकरण बनाते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा चमड़े का उद्योग भी खूब विकसित अवस्था में था। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर, कैसे, किस तरह से था। तो इसको आप सभी लोग याद रखे रहिएगा कि दुकुल चिकना एवं सफ़ेद वस्त्र होता था, छौम रेशमी वस्त्र होता था, चीन की भूमि का जो वस्त्र होता था उसे कौशेय कहा जाता था, चीनी पट्ट भी बोलते थे उसको,
चीनी पट्ट भी बोलते थे। और अगला है नियार्कस एरियन, ये मौर्य काल के लोग सफ़ेद जूते खूब उपयोग में लाते थे, खूब पहनते थे, इसकी भी चर्चा की गई है। तो ये सारी चीज़ें अब आगे हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप सभी लोग को बता देना चाहेंगे, सिक्कों की बात करें तो अब जो है मौर्य काल में व्यवस्थित ढंग से सिक्कों का प्रचलन किया गया। व्यवस्थित ढंग से सिक्कों का प्रचलन किया गया। और सिक्के कहाँ से जारी होते थे? टकसाल से। टकसाल से सिक्के जारी होते थे, सिक्के जारी होते थे और सिक्के जारी होते थे। और इसका टकसाल का प्रमुख कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष होता था इसका प्रमुख, लक्षणाध्यक्ष इसका प्रमुख होता था। ध्यान से सिक्के जारी किए जाते थे और लोग धातुओं को लाकर सिक्के भी बनवाते थे, धातुओं को लाकर सिक्के भी बनवाते थे, सिक्के भी बनवाते थे, धातुओं को लाकर सिक्के भी बनवाते थे। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखें। अच्छा, सिक्के बनवाते थे। इन सिक्कों का जो निरीक्षण परीक्षण करते थे उन अधिकारियों को रूप दर्शक कहा जाता था। रूप दर्शक कहा जाता था। उन सिक्कों का जो परीक्षण वो करते थे, रूप दर्शक क्या कहते थे? इसको रूप दर्शक कहते थे। अब सिक्कों की बात करें तो हम लोग आप लोगों को बता दें कि जैसे सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का कौन कौन सा था इसको याद रखे रहिएगा आप लोग। जैसे निष्क एवं इस काल में मौर्य काल में सोने के सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। अब देखिए, चांदी का जो सिक्का होता था उसे करसापड़, ये पहले भी बताया गया है आप सभी को, करसापड़ या धारण भी कहा जाता था, इसे धारण भी कहा जाता था। तांबे का जो सिक्का होता था, तांबे का जो सिक्का होता था उसे क्या कहते थे? मासक कहते थे, मासक कहते थे। जो छोटे छोटे तांबे के सिक्के होते थे, छोटे छोटे तांबे के सिक्के जो होते थे, तांबे के सिक्के होते थे, उनको क्या कहते थे? उनको काकड़ी कहते थे। क्या कहते थे? काकड़ी, काकड़ी कहा जाता था। और आप सभी को जो अधिकारियों को सिक्के दिए जाते थे, पड़ में दिए जाते थे। पड़ को याद रखिए, 3/4 तोले चांदी का होता था। एक पड़ में 3/4 हिस्सा तोला होता था, जो चांदी का होता था, चांदी का। और इसको याद रखे रहिएगा कि इसे रूप कहा जाता था, रूप भी कहा जाता था इस पण को। तो आप लोग इसको जान लीजिएगा अच्छे से। सोने का सिक्का निष्क या सुवर्ण कहा जाता था, चांदी का सिक्का करसापड़ या धारण भी कहा जाता था। देखिए, सिक्कों से परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और तांबे को मासक कहा जाता था, छोटे छोटे तांबे के सिक्के को काकड़ी कहा जाता था। और पण जो होता था वह 3/4 हिस्सा, मतलब 3/4 तोले का चांदी होता था इसमें, और रूप कहा जाता था इसे। तो ये सिक्कों को हम लोगों ने जाना। जिस काल में खूब सिक्के का प्रचलन होगा उसका मतलब, यह अगर इतिहास की बात की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक गतिविधियां खूब विकसित अवस्था में थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, इसको याद कर लीजिएगा सभी लोग, और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो रूप दर्शक कौन सा अधिकारी होता था? सिक्के का जांच करने वाला जो होता था, सिक्के का जांच करने वाला जो अधिकारी होता था, जांच करने वाला जो अधिकारी होता था उसे कहा जाता था रूप दर्शक। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा। अब देखेंगे लास्ट में व्यापार को। व्यापार जो है हम लोग देखेंगे, उसको एक मैप के सहारे आप सभी को बता देना चाहेंगे और आसानी से आप लोग समझ लेंगे। तो देखिए, व्यापार की अगर हम बात करें तो एक रफली हम जो है मैप बना देते हैं, एक रफली हम मैप बना देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर हम लोगों को समझना है व्यापार। व्यापार की यदि बात करें
तो दो तरफ व्यापार, आंतरिक और बाह्य, दो। आंतरिक माने भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर वाले हिस्से में, वाह्य व्यापार की चर्चा खूब किया जाना चाहिए। देखिए जहाज निर्माण, चूंकि व्यापार दोनों होते थे, जो वाह्य व्यापार होते थे थल और जल दोनों मार्गों से होते थे, लेकिन हम लोग जल मार्ग से जो जहाज, इस काल में जहाज का निर्माण होना शुरू हो गया था, और जहाज जो है यह राज्य की ओर से निर्मित कराया जाता था, राज्य की ओर से निर्मित कराया जाता था, और व्यापारियों को शुल्क पर जहाज दिया जाता था। और एक चीज़ आप बता दें, जो व्यापारियों को काफिला होता था, व्यापारियों का काफिला होता था, उसका जो प्रमुख होता था, काफिले का प्रमुख जो होता था, इसको सार्थवाह कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था। इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो कुछ बंदरगाहों को, जो सिंध के मुहाने पर था एक बंदरगाह, इसका नाम था बारबैरिकम, बारबैरिकम, इसको याद रखिए रहिएगा, बारबैरिकम। और आपको बता दें कच्छ वाले क्षेत्र में भृगु कच्छ, भृगु कच्छ एक बंदरगाह यहाँ पर था। सुपारा, महाराष्ट्र के सुपारा में एक बंदरगाह था इस समय काल में, सुपारा में। और यहाँ दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी एशिया में व्यापार करने हेतु यहाँ पर ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था। तो ये प्रमुख बंदरगाह थे उस समय काल के ये बंदरगाह थे। अब देखिए आप लोग अगर बात करेंगे तो इसके पहले, यानी कि मौर्य काल से पहले की बात करें तो वाह्य व्यापार की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अच्छा, कुछ कारण यह भी है कि उनकी जो सोच थी, इससे पूर्व के काल की जो सोच थी, उस पर ब्राह्मणी धर्म का प्रभाव ज़्यादा था। ये विदेश जाना मना करते थे, जहाँ पे मूछ की घास ना वहाँ पर जाना मना करते थे। ये सारी बातें थी कि जिसकी वजह से अभी तक इसको प्रोत्साहन, व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिला। लेकिन आप लोग को बता दें कि अशोक के समय काल में या बिंदुसार के समय काल में या चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में आप लोग देखेंगे कि मिस्र के साथ अच्छा संबंध शुरू हो गया था। मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में छोड़ दीजिए, मिस्र से उनसे संबंध नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि बिंदुसार के समय काल में मिस्र से, सीरिया से, रोम, फारस, ये इन सब क्षेत्रों से, यूनान, रोम, यानी कि मिस्र, सीरिया, रोम, फारस से इनका अच्छा खासा संबंध था। अब यहाँ पर व्यापार होगा तो जल मार्ग से ही व्यापार होगा। तो हालांकि स्थल मार्ग से भी होता था, क्योंकि एक पुष्कलावती का हम आप बता दें, तक्षशिला के पास कलावती से एक मार्ग चालू होता था और तक्षशिला से होते हुए यह कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वैशाली, श्रावस्ती होते हुए यह ताम्रलिप्ति तक जाता था, जिसको उत्तरापथ कहते थे। मेगास्थनी जिसको उत्तरापथ कहता था। और यह उत्तरापथ उस समय न केवल आंतरिक व्यापार के लिए खूब अच्छा खासा था, बल्कि अगर यहाँ से इस मार्ग से, काबुल से होते हुए विदेशों तक वाह्य व्यापार भी स्थल मार्ग से हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने जैसे देखा कि भृगु कच्छ और सुपारा, ये भृगु कच्छ गुजरात का जो बंदरगाह है, और बारबैरिकम जो सिंधु के मुहाने पर है, और ताम्रलिप्ति ये इधर वाले देशों के लिए, माने दक्षिण पूर्व और उधर वाले देशों के लिए। तो व्यापार में क्या होता था, व्यापार में हाथी का दांत, सीप, मोती, लकड़ी, मिट्टी के बर्तन, नील, इन सब का उपयोग किया जाता था व्यापार में। तो हम लोगों ने देखा कि वह व्यापार में जहाज का इस्तेमाल होता था, और जो जहाज की देख रेख करने वाले होते थे उन अधिकारियों को नवा अध्यक्ष कहा जाता था। उनको नवा अध्यक्ष कहा जाता था। इसको याद रखिएगा। आंतरिक व्यापार में आप लोगों जैसे एक ये बताया हम, आंतरिक व्यापार में जैसे आप लोग इस बात को याद रखे रहिएगा कि कोई किसी भी काल में आप देखेंगे तो उस काल में ऐसा नहीं, कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहाँ पर
सोना चांदी तांबा सीसा टीन या एक ही किसी भूखंड से आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप के भी विभिन्न हिस्सों में व्यापार अच्छे खासे थे। अब से पाटल और कौशाम्बी के बीच में, पाटल और कौशाम्बी के बीच में एक मार्ग था। एक मार्ग था श्रावस्ती से लगाकर प्रतिष्ठान तक होता था। प्रतिष्ठान श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान तक था, प्रतिष्ठान। और एक मार्ग जो है कि अच्छा, यहाँ पर प्रतिष्ठान तक होता था। इधर देखिए, एक मार्ग जो है एक मार्ग तो यहाँ पाटल से एक मथुरा तक भी जाता था, एक मथुरा तक मार्ग जाता था। तो यानी इस समय उत्तर भारत में तमाम ऐसे मार्ग मिलेंगे। इन मार्गों का निर्माण मेगास्थनीज का था एग्रोनोमोई अधिकारी के द्वारा करवाया जाता था। एग्रोनोमोई अधिकारियों के द्वारा इन मार्गों का निर्माण करवाया जाता था। यानी कि इस समय काल में वाणिज्य व्यापार खूब विकसित अवस्था में थे। व्यापारियों के काफिला को सार्थवाह कहा जाएगा। ये बंदरगाह है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौर्य काल के बंदरगाह का नाम बताइए, इसमें से कौन सा नहीं था। तो याद रखिए बारबैरिकम, भृगुकच्छ, सोपारा और ताम्रलिप्ति। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आर्थिक जीवन के बारे में देखा और समझा। और कुछ चीज़ें और हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का जो है आसानी से हल हो जाएगा। आप लोग अगर इसको जानते रहेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है और इनको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कुछ टर्मोलॉजी है जिसको देख लीजिएगा आप लोग, आर्थिक जीवन से ही संबंधित है, उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे दुर्ग, राष्ट्र, उदत भाग, विष्टि, प्रलयम, प्रवेश्य, निष्क्राम्य, पिंडकर, देखिए इन सबको देख लेते हैं हम लोग। दुर्ग जो होता था माने नगर क्षेत्र का, चाहे वो शुल्क होता था, चाहे बिक्री होता था, चाहे जुआ खाना होता था या शराब खाना होता था, इनसे राज्य को अच्छा खासा आय होता था। उसी को हम दुर्ग कहते थे। नगर वाले क्षेत्र में शुल्क, बिक्री, जुआ खाना, शराब से जो आय होता था उसे दुर्ग कहा जाता था। राष्ट्र का मतलब यहाँ पर जनपद सब के अंतर्गत जो भूमि, राजकीय भूमि आती थी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। राजकीय भूमि जिनसे कि क्या होता था, आय होती थी। सीता जिसको बोला जाता था, जिसको सीता बोला जाता था, इस राष्ट्र के अंतर्गत। उदत भाग क्या होता था, जब किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाती थी, सिंचाई की सुविधा दी जाती थी, उसे उदत भाग कहा जाता था। सुविधा दी जाती थी उसे उदत भाग कहा जाता था। इसको याद रखिएगा, उदत भाग। अगला चीज देखेंगे हम लोग, तो विष्टि क्या होती थी, ये बेगारी होती थी, माने बिना वेतन के, पारिश्रमिक के जब श्रम कराया जाता था उसे क्या कहते थे, विष्टि कहते थे। प्रणयम, जब आपातकाल में जब कर लगाया जाता था, उसे प्रणयम कहा जाता था। प्रवेश माने प्रवेश और निष्क्राम में ये आयात और निर्यात कर होता था। आयात एवं निर्यात कर होता था। पिंड कर होता था, राज्य की ओर से वर्ष में एक बार लगाया जाता था। राज्य की ओर से नगरवासियों के लिए साल में एक बार लगाते थे, राज्य के द्वारा लगाया था, तो उसी को पिंड कर कहा जाता था। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसको समझ गए।
तो अब हम लोग देखेंगे लोक कला के बारे में और उसे हम लोग समझने का प्रयास, राजकीय कला, लोक कला यानी कि वास्तुकला के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करें, जो इससे भी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता। तो